दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो उस टाइम तो मतलब ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं की थी, ये सरप्राइज तरीके से क्वेश्चन आ गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन की 7 सीन के बारे में बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और रिपीट भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में रिपीट हो, तो उसके लिए हम इसको कवर कर लेते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल की। उसी तरीके से जैसे थ्योरी के ऊपर पूछा गया, जॉन रॉल की एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर पूछ लिया गया। ये वाली जो NCERT के अंदर में अवेलेबल है ये, तो हो सकता है NCERT से उठाया हो। प्लस जो पीछे वाले गोल्डन मीन एंड वो सब चीज़ें भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। हम अगर जॉन रॉल की बात करते हैं तो उनका जन्म 1921 के अंदर हुआ। डेथ इनकी हुई 2002 के अंदर में। अमेरिकन ये थिंकर हैं, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जस्टिस के बारे में फोकस करना। थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में क्या बोला गया इनके द्वारा। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस की हमें क्या आवश्यकता है। जस्टिस का मतलब हमें पता है सब लोगों को समान तरीके से अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ में भी किसी तरीके का इम्पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए इनके द्वारा थ्योरी दी गई कि एक्चुअल में जस्टिस कैसे होना चाहिए। अब जस्टिस मान लो इस पर्सन ने इसको थप्पड़ मारा, इनके बीच में जस्टिस करना है, तो कौन जस्टिस करेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रति जस्टिस करेंगे तो वो तो अपने तरीके से बायस्ड होगा। जिसने जिसको थप्पड़ मारा वो तो इनकार करेगा कि कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए मुझे, और जिसने मारा हुआ है, जो जिसको थप्पड़ मारा हुआ, उसको आप जस्टिस करने के लिए बोले कि वो आपसे रिवेंज लेगा, तो आप थर्ड पर्सन के पास में जाओगे, थर्ड पर्सन के पास में जस्टिस के लिए जाओगे। लेकिन कई बार हो सकता है वो काफ़ी बड़े मैटर के ऊपर, आप पूरी सोसाइटी को मैटर इफेक्ट करता है वो, और इस पर्सन को भी वो इफेक्ट कर रहा है वो मैटर, तो वो कैसे डिसीजन लेगा। जैसे मान लो कास्ट सिस्टम के ऊपर बात है कि कास्ट सिस्टम को अबोलिश करना है, ठीक है, वैसे तो अबोलिश हो चुका है, लेकिन कास्ट सिस्टम को अगर अबोलिश करना है तो उसके लिए हमारे पास में सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का लास्ट तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं अनटचेबिलिटी। कास्ट सिस्टम तो हमारा चलता ही है, रिजर्वेशन एंड उसमें कास्ट वगैरह का नाम चलता है, लेकिन अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो अनटचेबिलिटी जिसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, उसके लिए अगर बात चल रही है, मान लो हमारा एक साइड हमारे लोअर कास्ट का पर्सन है, एक साइड हमारा अपर कास्ट, ये सोसाइटी इस तरीके से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे मान लो कि जो अपर कास्ट वाले पर्सन थे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, बाहर से पैसे कमा रहे थे, जैसे मान लो 1-1 लाख पैसे कमा रहे थे और इनके पास में 1-1 रुपया आ रहा था। या मान लो ये इनको सर्व कर रहे थे, इनका सारा काम कर रहे थे, घर वाला काम, इनको कोई भी काम करने नहीं पड़ रहा था। अब अगर यहाँ पे जस्टिस की बात आएगी, यहाँ पे हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और कोर्ट का पर्सन जो है अगर वो बिलोंग करता है इस कैटेगरी से, अपर कास्ट वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो जो उसको बातें बोली जाएंगी कि इन पर्सन को पूरा जो इनके घरों के अंदर जो काम करते हैं उनको हटा दिया जाए। अब इस पर्सन को पता होगा कि मेरे घर के अंदर में भी काफ़ी पर्सन काम करते होंगे, तो वो पर्सन अच्छे से डिसीजन नहीं दे पाएगा। अगर मान लो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो इस पर्सन को पता होगा कि मेरे पास भी 20 एकड़ की ज़मीन है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, अगर हम जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनके लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो मेरे 20 एकड़ उसमें से भी जाएगा, तो मैं अपना नुकसान करवाऊंगा डिसीजन लेके। तो इसी के लिए बोला गया कि पर्सन को कभी भी उस पर्सन को मॉरलिटी वगैरह की काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर दी, वो न्यायमूर्ति है, उस टाइप से काम नहीं चलेगा। आपको रैशनल थिंकिंग से आपको चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ह्यूमन बीइंग को मौका मिलेगा स्वार्थी बनने का, तो वो जो है उस टाइप का काम वो करेगा। तो इन्होंने क्या बोला, रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करने की आवश्यकता है जस्टिस प्राप्त करने के लिए। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके द्वारा बोलेगी, वेल ऑफ इग्नोरेंस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाए, मतलब एक पर्दा। जैसे इसके बारे में, जैसे इशू कौन कौन से सॉल्व किए जा सकते हैं, आपने रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है सोसाइटी के अंदर, जस्टिस लेके आना है, या मान लो आपने कास्ट के बारे में डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे लोअर कास्ट अपर कास्ट 2 कास्ट हैं, और आपसे पूछा जाता है कि क्या कास्ट सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आपसे बोला गया कि मतलब आप कास्ट सिस्टम को अबोलिश करना चाहते हो, इस टाइप की स्टेटमेंट आपको दी गई और आपको सॉल्व करने के लिए उसको बोला गया। अब आपको हो सकता है कोई मतलब ना हो उससे, आप ये देखोगे, अपने वाली सिचुएशन देखोगे कि आप हायर कास्ट के अंदर हो, ह्यूमन बीइंग, अगर आप अच्छी पोजीशन के ऊपर हो। आपने देखा होगा एक सिचुएशन में कि यहाँ पे लोअर कास्ट का पीपल है, यहाँ पे हायर कास्ट का पीपल है, लेकिन काफ़ी बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जब लोअर कास्ट का पीपल जो है वो अगर इस वाले कैटेगरी में आ जाए, तो वो उनको लोअर कास्ट समझ के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाता है। तो सेम पर्सन जो कि डिमांड करता है उस टाइम राइट की, जैसे मान लो हमारा रिजर्वेशन वाला सिस्टम है, उसमें भी रिजर्वेशन में आपने कई बार क्या देखा होगा, हमारे पास में जैसे ये हमारे पास में जो 3 कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी, तो इनके अंदर में हमें 15% SC कैटेगरी, 7.5% ST कैटेगरी और 27% के करीब में OBC कैटेगरी, इनको रिजर्वेशन मिली हुई है। अब रिजर्वेशन के बाद में यहाँ पे जो लोअर स्टेटा के पास में पर्सन है, पहले तो सारे डिमांड करेंगे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उसके बाद में अपर जो यहाँ पे मतलब जिन्होंने मतलब मान लो अच्छी जॉब पे चले गए, IAS बन गए, अच्छी जॉब के ऊपर पहुंच जाते हैं, जो अर्बन एरिया में मूव कर जाते हैं और काफ़ी अच्छी लाइफ जीते हैं, उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। जब उनको बोला जाएगा कि आप रिजर्वेशन छोड़ दो, बिकॉज उससे इनको फ़ायदा हो जाएगा जो नीचे वाले स्टेटा के लोग हैं, तो उसमें यहाँ देखने को मिलेगा कि वो पर्सन जब वो इस पोजीशन के ऊपर था, तो वो
अब नीचे वाला जो पर्सन है जो इस पोजीशन के ऊपर है, वो पर्सन अभी एक्सपेक्ट करेगा कि ऊपर वाले, जैसे अभी यहाँ पे 50% अगर रिजर्वेशन मिल रहा है, अगर ये अपना रिजर्वेशन छोड़ दें ऊपर 20%, तो यहाँ पे इनके बीच में वो फ़ायदा हो जाएगा इनको। तो ये पर्सन जो नीचे होगा ये सोचेगा कि मुझे फ़ायदा हो जाए, वो पर्सन उसको छोड़ दे। लेकिन अगर यही पर्सन कल को IAS या अच्छी ग्रुप पे सर्विस में चला जाता है, तो ये पर्सन एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे बच्चों को भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। अब ये पर्सन उनके बारे में बात नहीं सोचेगा जिस पोजीशन के ऊपर ये पहले था। तो मतलब इसका बोलने का सिर्फ मतलब ये है कि ह्यूमन बींग अपना फ़ायदा सोचता है, ह्यूमन बींग जो है स्वार्थी होता है। उसी के लिए जॉन रॉल के द्वारा बोला गया कि जस्टिस कैसे दिया जाए, एक वेल ऑफ इग्नोरेंस होनी चाहिए। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब कि पर्सन को उन चीज़ों से अलग होकर अपनी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ से। जैसे उसको अगर कास्ट सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर उसके लिए बोला जाए उसको, और उसको बोला जाए कि नेक्स्ट जन्म के अंदर में, अब वो पर्सन किसी भी कास्ट का हो सकता है, अपर लोअर किसी का भी हो सकता है, वो अपने तरीके से डिसीजन देगा। हायर का होगा तो वो उस तरीके से डिसीजन दे सकता है, लोअर का होगा तो वो उसको अबॉलिश करने के पक्ष में डिसीजन देगा। तो जस्टिस किस चीज़ को बोला जाएगा आपके द्वारा कि क्या एक्चुअल में जस्टिस होगा, उस पर्सन के ऊपर वेल ऑफ इग्नोरेंस लगा दी जाएगी। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब हाइपोथेटिकली अगर आप सोचेंगे तो फ्यूचर के अंदर उसको बोलेंगे आप लोअर कास्ट में भी पैदा हो सकते हो, हायर में भी पैदा हो सकते हो। जो अब वो उसको पता होगा लोअर कास्ट के साथ में अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, अगर मंदिर नहीं जाने देते, जो भी चीज़ें आप करते हो, उसको पता होगा कि हो सकता है अगले जन्म के अंदर में इस पोजीशन के ऊपर चला जाऊँ, या अगले जन्म में इस पोजीशन पे चला जाऊँ, इस पे चला जाऊँ हायर कास्ट पे, तो अच्छी बात है। अगर मैं लोअर कास्ट पे गया तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके ऊपर लगा देंगे वेल ऑफ इग्नोरेंस। उसको एक्चुअल में पता नहीं होगा कि वो जब उसका जो पर्दा है वो हटेगा तो वो एक्चुअल में कौन सी पोजीशन के ऊपर होगा। उससे वो पर्सन रैशनल डिसीजन ले सकता है। जैसे अकॉर्डिंग टू रॉल उन्होंने बोला कि रैशनल थिंकिंग से हम जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं, मॉरलिटी की बात नहीं कर सकते वहाँ पर कि आप मॉरलिटी दिखाओ, बहुत अच्छे से वर्क करो। और ये जो है इससे आप फेयर जजमेंट बना सकते हो सोसाइटी के अंदर में, सोसाइटी को बेनिफिट कर सकते हो, सोसाइटी का बर्डन कम कर सकते हो, बेनिफिट्स द सोसाइटी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बेनिफिट वगैरह अगर आपने करने हैं तो इस तरीके से जस्टिस होना चाहिए। जैसे अगर पीपल को बोला जाता है आप चूज़ करो कौन सी टाइप की सोसाइटी जिसमें वो लीव करना चाहते हैं, जिसमें कास्ट सिस्टम हो, जिसके अंदर हायरार्ची हो या किसी भी टाइप का, तो पर्सन उसको चूज़ करेगा जो कि फिट बैठेगा उसको, जो रूल एंड ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छी पोजीशन दिलाएगी। अगर यहाँ पे 4 पर्सन है और बोला जाता है 4 पर्सन है और बोला जाता है जो आप सोसाइटी चूज़ करोगे उसके अंदर में इस टाइप की हायरार्ची है, इसको 50 रुपये मिलते हैं, इसको 100 मिलते हैं, इसको 150 मिलते हैं, इसको 200 मिलते हैं, तो आप चूज़ करो आप किस टाइप की सोसाइटी के अंदर जाना चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है पर्सन बोलेगा कि इस टाइप की सोसाइटी होनी चाहिए। अगर उसको पता है कि वो 200 वाले क्राइटेरिया में जाएगा तो वो बोलेगा सबको समान अधिकार नहीं होना चाहिए। उसको पर्सन था उसको बोला गया कि क्या सबको समान अधिकार होना चाहिए, सबको 50-50 रुपये मिलने चाहिए या सबको 100-100 रुपये मिलने चाहिए, इस तरीके का डिवीज़न नहीं होना चाहिए। अगर उस पर्सन को ये बोला गया कि अगले जन्म के अंदर में, मतलब जब आप सोसाइटी के अंदर जाओगे तो आप किसी भी स्टेटा में जा सकते हो, अब उसको डर होगा कि अगर मैंने बोला कि सबको, मतलब जो सिस्टम चल रहा है उसको चलने दो, तो हो सकता है मैं 50 रुपये वाले सेगमेंट में चला जाऊँ, तो उसको डर होगा, तो वो बोलेगा सबको 100-100 मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए वहाँ पे। अगर उसको पता होगा कि वो, अगर मान लो वो उसको पता है वो 200 वाली पोजीशन पे जाएगा, तो वो बोलेगा ये वाला सिस्टम अच्छा है, क्योंकि उसको पता है मैंने नीचे वाला जो पर्सन है उससे मैं ऊपर हूँगा। ये ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बीइंग के अंदर में कंपैरिजन वगैरह और हायरार्ची वगैरह पहले से उसके दिमाग के अंदर होती है, और हम किसी पर्सन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखे और फिर सोसाइटी के भले के लिए बात करें। इसीलिए उन्होंने बोला कि वेल ऑफ इग्नोरेंस होनी चाहिए, पर्सन का कोई सेल्फ इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट इनके द्वारा दिया गया। कंप्लीट इग्नोरेंस होनी चाहिए कि उसकी फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन होगी। तो बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसको आपने सॉल्व करना था। इसमें कुछ प्रॉब्लम ये आती हैं कि पर्सन की आइडेंटिटी को इरेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब कैसे आप इरेज कर दोगे? वेल ऑफ इग्नोरेंस बोलना तो आसान है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि आप जज के दिमाग से सब कुछ हटा दोगे। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस काफ़ी केसेस के अंदर में लाना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके अलावा पर्सन जो है, अब अगर आप उसको आइडेंटिटी उसकी नहीं हटा पा रहे, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो दूसरों को ज़्यादा फ़ायदा करवाए। जैसे इस केस के अंदर में भी वो अपने को फ़ायदा करवाने वाला था, जो 200 वाला वर्क था उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब ऐसा कौन सा पर्सन होता है कि वो दूसरों को फ़ायदा करवाना चाहता है, अपने को ज़्यादा प्रिविलेज पोजीशन के ऊपर पर्सन रखना चाहता है? तो ये बोला गया। और इसीलिए जो सेल्फ सेक्रीफाइस वाली चीज़ है उसको हीरोइज्म से हम रिलेट करते हैं। जो पर्सन सेक्रीफाइस करता है उसको हीरोइज्म से हम रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ इसी कंडीशन में बोल रहे हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस एक्चुअल में लाना इसको मुश्किल है, तो पर्सन को सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा। और ये काफ़ी कॉमन ट्रेट नहीं है ह्यूमन बीइंग के अंदर में, काफ़ी रेयर ट्रेट है। इसीलिए इनके द्वारा बोलेगा हमें ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसके अंदर में इस टाइप की वेल वगैरह लगाने की आवश्यकता ना पड़े। उसके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस पर्सन को वेल लगाना, अपने को सेपरेट देखना, वो सब चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े। फ्रेमवर्क ही ऐसा बना दो, जैसे कोर्ट का फ्रेमवर्क ही ऐसा बना दिया कि अगर जज का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा। लॉ के अंदर आपने लिखा हो उसको बाहर निकलना पड़ेगा उससे, तो फ्रेमवर्क से बात बनेगी। इस टाइप की वेल ऑफ इग्नोरेंस जो जस्टिस करने वाला पर्सन है वो अपने ऊपर नहीं लगा सकता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे अदर हमारी थ्योरीज के बारे में। थैंक यू।